यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने देखा था, लास्ट सेक्शन तक हम लोगों ने देखा कि फ्री बॉडी जब डायग्राम होता है तो कैसे हम लोग एक्सेलरेशन और टेंशन को कैलकुलेट करते हैं। तो अलग अलग बॉडी का अरेंजमेंट था और उसके हिसाब से थोड़ा सा वैल्यू चेंज होता गया, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला था एक्सेलरेशन और टेंशन का, ठीक। और कोर्स के हिसाब से और भी इतना से कमी है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए उस पर, लेकिन कोर्स में थोड़ा कमी दे रखा। वेल, अब अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन का नाम सुना है, जानते हम क्या होता है। फ्रिक्शन बोलते हैं an opposing force acts when the body is moving on the surface of a body, on the surface of a body, ठीक है। एक फ्रिक्शन जो होता है एक तरह का अपोजिंग फोर्स होता है, an opposing force which act against the motion of a body on the surface is called friction force or frictional force. An opposing force of a moving body to a moving body to a moving body is called friction, ठीक है ना। जैसे क्या बताया कि ये एक हमारा सरफेस है, ठीक, और इस पे एक बॉडी को रखा हुआ है। जैसे ये मान लो ये एक बॉडी रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, तो इसका एक वेट होगा, इसका एक वेट होगा mg, और इसका जो एक्शन होगा, यानी वेट का मतलब फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जिधर फोर्स लगेगा इसका एक रिएक्शन होगा ये, ठीक है। तो वेट के एक्शन, वेट को एक्शन बोलते हैं और आर को रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अब अगर हम लोग इस बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, कितनी बात सुनी। तो जब ये बॉडी फोर्स लगाएंगे मोशन के, इसको मूव कराने के लिए, तो इसके बॉटम में यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो मोशन के अगेंस्ट में होगा। ये जो सरफेस जो है ना, इसके अगेंस्ट में होगा। इधर बॉडी अगर फोर्स लगाएगा तो बॉडी इधर मूव करेगा, तो उसके अगेंस्ट में इधर एक फोर्स लग रहा है ये सरफेस पे, और इस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। एंड अपोजिंग फोर्स टू अ मूविंग बॉडी, एक बॉडी जो मूव कर रहा है उसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी, एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी, ये फ्रिक्शन कहलाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन is a force which acts against the motion of a body, ठीक है ना। इसको भी फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन को थोड़ा हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। ये तो हमने इंग्लिश में लिखा डेफिनेशन और ऐसे बता दिया, लेकिन हम लोग थोड़ा कॉमन से चीज़ों को देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक। फ्रिक्शन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और हमारे लाइफ के लिए, और उस फ्रिक्शन के होने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बैलेंसिंग द बॉडी होता है। फ्रिक्शन जो है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बैलेंसिंग द बॉडी होता है। कितनी बात समझ में आई।
उसका जो गुड इफेक्ट होता है, फ्रिक्शन का जो गुड इफेक्ट होता है वो बैलेंसिंग द बॉडी होता है। फ्रिक्शन का बैड इफेक्ट भी होता है। ठीक है, अब हम लोग पहले देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी को समझते हैं। ठीक है, हमने तो सुना है जब भी कभी हम लोग रोडों पे लोग गाड़ी चलाते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग केले खाते हुए जाते हैं और केले के छिलके रोड पे फेंक देते हैं। जब केले के छिलके को रोड पे फेंक देंगे तो अगर मान लो कोई बाइक या कोई साइकिल उसके ऊपर से पहिया चला के जाएगा तो वो गाड़ी स्लिप कर जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? अक्सर होता है। ठीक है ना, गाड़ी स्लिप हो जाता वो। अगर केले के छिलके पे अगर बाइक या साइकिल का पहिया तेजी से पड़े और थोड़ा तिरछा हो, जैसे कि मान लो हम लोग गली में मुड़ रहे हैं, गली में टर्निंग ले रहे हैं हम लोग, और वहाँ पे केले का छिलका पड़ा हुआ है और बाइक का पहिया जो है उस पे आ गया, तो क्या होगा? बाइक का पहिया स्लिप कर जाता है और गाड़ी गिर जाती है। अब यह है कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी, गिरी कैसे, आगे पीछे गाड़ी थी नहीं थी, तो उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आता है गिरने के बाद कि कम इफेक्ट आया या हाथ पैर टूट गया या नाले में गिर गया या यहाँ इतनी पीछे गाड़ी और भी आ रही थी तो वो भी बहुत तेज थे, चढ़ गया, मर गया। ऐसा भी होता है। कितनी बात समझ में आई? तो वो जो केले के छिलके के डालने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। अगर वहाँ केले के छिलके नहीं होता तो वो शायद गाड़ी पलटती नहीं। तो केले के छिलके ने किया क्या आखिर? केले के छिलके ने आखिर किया क्या? वो फ्रिक्शन लगाया, फ्रिक्शन को कम कर दिया। केले के छिलके ने फ्रिक्शन को कम कर दिया, क्योंकि जो रोड पे जो हमारा रोड होता है, जब हम लोग गाड़ी को चलाते हैं सीधे या टर्निंग लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको एक जहाँ कहीं भी टर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। वैसे नॉर्मल भी चलता है तब भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या हुआ कि जहाँ पे टर्निंग होती है उसका एक अलग फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसको अगर बैलेंस नहीं मिलता तो वो गाड़ी स्लिप कर जाता है, गाड़ी स्लिप कर जाता है और फिर गाड़ी गिर जाता है। अगर फ्रिक्शन कम रहा तो गाड़ी गिर जाएगा, और अगर फ्रिक्शन रहा, ठीक ठाक रहा, तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगा। यानी फ्रिक्शन के कम होने की वजह से स्लिप करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। आमतौर पे क्या होता है, जो हम लोग इसका इफेक्ट बता रहे, फ्रिक्शन का इम्पोर्टेंस बता रहे कि जैसे हम लोग बाथरूम में नहाने जाते हैं तो बाथरूम में जब नहाते हैं तो पानी वानी गिर जाते हैं। बहुत तरह के चीज़ें हम लोग जैसे नहाते हैं, कपड़े भी धोते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो साबुन जो होता है ना वो थोड़ा सा स्लिपरी कर देता है ज़मीन को, फर्श को। ठीक है ना, फर्श को स्लिपरी कर देता है। तो ऐसे अगर फ्लोर था, यानी ड्राई फ्लोर था, यानी कि जब नहीं नहाए थे तो बाथरूम का फ्लोर जो है ना, सरफेस जो है ना सूखा था, सूखे में फ्रिक्शन ज़्यादा था। और अब पानी की नहाने की वजह से, पानी की वजह से भीग गया, उसमें फ्रिक्शन कम हो गया, और उसके ऊपर से साबुन का भी डला हुआ है, साबुन भी पड़ा हुआ, उस पर सही से साबुन धोया नहीं गया है बाथरूम का, तो वो साबुन के जो वो पार्टिकल्स होते हैं सोप के, वो भी स्लिपरी कर देते हैं ज़मीन को। और तो अगर कोई दूसरा तीसरा आदमी जाता है और थोड़ा सा वो केयरफुल नहीं होता तो क्या होता है कि पैर स्लिप कर जाते हैं, और पैर स्लिप करने के बाद वो गिर जाते हैं बाथरूम में। अब बाथरूम में कैसे गिरे? हाथ के बल गिरे तो हाथ टूट जाता है, कमर के बल गिरे तो कमर पे झटका बैठ जाता है तो रीढ़ की हड्डी पे चोट आ जाती है, कभी कभी कूल्हे टूट जाते हैं। ऐसे बहुत दफ़ा होता है, लोगों का बहुत केस आते हैं। ठीक है कि बाथरूम में गिर गए, हाथ टूट गया, सर फट गया, रीढ़ की हड्डी में वो आ गया, कूल्हे टूट गए। तो अगर फ्रिक्शन कम था तभी तो वो आदमी गिर गया। अगर फ्रिक्शन ठीक होता, सूखा था, तो फ्रिक्शन जब होता तो बैलेंस मिल जाता, वो गिरता नहीं। लेकिन फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो बॉडी गिर गया, और गिरने के बाद जो अंजाम हुआ वो तो हुआ। क्या समझ में आया कि फ्रिक्शन रहने से हमें बैलेंस मिलता है। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो बैलेंस कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम होने के बैलेंस जब कम हो जाता है तो कोई भी बॉडी है वो स्लिप कर जाता है, आसानी से स्लिप कर जाता है। जैसे काई, काई का नाम सुना आपने? जैसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में काई कहते हैं, जहाँ पे पानी बहुत जमा हो जाता है और बहुत दिन तक जमा हो जाता है। जैसे जहाँ पे नल होता है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पानी की सप्लाई होती है तो नल पे पानी आते रहता है। ठीक है,
तो जहाँ पे पानी आते रहता है या जहाँ पानी रुकता है तो वो ज़मीन पे एक स्लिपरी टाइप का काई आ जाता है। काई जो है ना एक तरह का प्लांट है जो अलगी ग्रुप में आता है। प्लांट में अलगी ग्रुप से आता है वो। तो वो जो काई है वो बहुत स्लिपरी होता है। उस पे पैर रखेंगे ना तो स्लिप कर जाएगा। ठीक है? अब उस पे जब पैर रख के अगर हम लोग पार करना चाहेंगे या चलना चाहेंगे तो नॉर्मल पैर रख के तो चल नहीं सकते हम लोग। उसको पैर को ऐसे दबा के चलना पड़ता, ऐसे दबा के, जैसे कांटे जैसा रखना पड़ता। ऐसे रखते हैं, फिर दूसरा पैर रखते हैं, संभाल-संभाल के रखते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी पैर स्लिप कर जाएगा, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो गया है और जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो बॉडी स्लिप करता है और बॉडी स्लिप करके गिर जाता है। कितनी बात सुनी? आमतौर पे हम लोग अपने घरों में भी बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग बड़े भी स्लिप कर जाते हैं। घरों में कहीं पे पानी गिर जाता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता, तो हम लोग नॉर्मल चाल चलते हैं, वहाँ पानी पे जब पैर पड़ता है तो स्लिप कर जाता है। पता चला, ओह! यार क्या हो गया ये? पानी किसने गिरा दिया यहाँ पे? अभी बच गए, अब अभी नहीं तो हमारा हो जाता काम। ऐसा होता है, अक्सर घरों में होता है। ठीक है, तो वो जो हम डिसबैलेंस होके गिर रहे हैं, किसकी वजह से गिर रहे हैं? कम फ्रिक्शन की वजह से। अब पहले ड्राई फ्लूइड था, तो वो वहाँ पे फ्रिक्शन ठीक-ठाक था, तो हम लोग गिरते नहीं थे। लेकिन फ्रिक्शन कम होने की वजह से हमें गिरने का चांस स्लिपरी होने लगता है, जगह जगह जो है स्लिपरी हो जाता है और गिरते हैं हम लोग, गिर जाते हैं। ठीक है? ऐसे ही बहुत जगह, जैसे एक रोड है ईंटे का बना हुआ, खरंजे का बना हुआ है। एक रोड जो है ना उस तरह का बना हुआ है जो हमारा पीच से बनता है। एक रोड जो है ना वो बना हुआ नहीं है, तो उसमें मिट्टी डला हुआ था, तो वो मिट्टी का रोड था। अब बारिश हो गई अब बारिश हो गई तो सबसे ज़्यादा स्लिपरी रोड कौन-सा हो जाएगा? वो जो मिट्टी वाला रोड है, क्योंकि वहाँ से जब जाएँगे तो मिट्टी पे स्लिप होता है, गाड़ी स्लिप हो जाते हैं। ठीक है? जबकि खरंजे वाले पे नहीं होगा, या फिर वो टाइल वाला पे ईंट का जो इंटरलॉक बनाते हैं वो भी नहीं होता। लेकिन जो मिट्टी वाला रोड है उसमें स्लिपरी हो जाता है वो। और जब स्लिपरी हो जाता है तो साइकिल स्लिप करता है, या बाइक जाते हैं तो बाइक स्लिप कर जाता है, या ऐसे पैदल चलते हैं तब भी पैर रखते हैं तो स्लिप करता रहता है। तो क्या समझ में आया कि फ्रिक्शन एक ऐसा चीज़ है कि अगर कम हो जाए तो बॉडी जो है ना बैलेंस नहीं हो पाता, और जब बॉडी बैलेंस नहीं हो पाता तो बॉडी स्लिप करता है और गिर जाता है। ठीक है ना? रोडों पे भी बहुत दफ़ा हम लोगों ने देखा है कि गाड़ी जो स्लिप कर जाते हैं। जब से बारिश का, जैसे जैसे फ्लाईओवर है हमारे यहाँ अलीगढ़ में, एक ब्रिज है कठपुले के नाम से हम लोग जानते हैं। कठपुले इसके नाम से जानते हैं। अलीगढ़ स्टेशन है ना, स्टेशन के बगल में ये कठपुले। तो वो इधर से इधर का उधर को शहर को जोड़ता है वो कठपुले। तो क्या है कि अगर वो ऐसा नॉर्मल में तो गाड़ी आदमी लेके पार कर जाता है, लेकिन जब बारिश हो जाते हैं ना तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा-सा बारिश के पानी की वजह से वो कठपुले पे स्लिपरी हो जाता है, और फिर आराम से गाड़ी को टर्न करते हैं, अगर तेज़ी से टर्न करेंगे तो गाड़ी स्लिप करने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो खतरा बढ़ जाता है स्लिपरी जगह पे। तो स्लिपरी जगह पे स्लिप करने का चांस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। हमारे लाइफ को, हमारे मूवमेंट को बैलेंस रखने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग बैलेंस होके खड़े नहीं रह पाएंगे कहीं पे भी। चाहे गाड़ी हो, साइकिल हो, आदमी हो, खाली पैर भी नहीं चल पाएंगे चप्पल पहन के। आमतौर पे देखिए वो नए चप्पल होते हैं, स्लीपर होते हैं जो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो तो ठीक चलता है, लेकिन बहुत दिन चलने यूज़ करने के बाद स्लीपर नीचे से घिस जाता है। स्लीपर जो है ना नीचे से घिस जाता है, और वही स्लीपर जो पहले बाथरूम में जाते थे तो भीगे हुए सरफेस पे स्लिप नहीं करता था, लेकिन अब उतना घिस गया है कि वो स्लिप करने लगा है। तो किसकी वजह से स्लिप करने लगा? क्योंकि वो जो है उसके पहले जो स्लीपर था उसके नीचे जो था ना एक अलग-अलग डिज़ाइन टाइप का बना हुआ था, जिससे ग्रिप मिलता था ज़मीन पे फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन अब वो घिसने की वजह से पूरा डिज़ाइन जो था सब खत्म हो गया, बिल्कुल प्लेन हो गया है। अब जब प्लेन हो गया है तो वो स्लिप करता है। तो वो स्लीपर पहन के पानी में बाथरूम में जाएँगे तो वहाँ पे भी
चप्पल पहने हुए भी स्लिप कर जाते हैं। कितनी बात समझ में आती है? तो जैसे एक टीवी में ऐड देखेंगे, सीएट टायर का ऐड आता है, सीएट टायर का ऐड आता है। क्या मतलब है कि बताते हैं कि टायर के अंदर जो है ना उसके ऊपर ग्रूव्स बने हुए हैं, तो उसका जो फ्रिक्शन बहुत अच्छा होता है, और तो वो कहीं पे भी गाड़ी स्लिप नहीं करता। ठीक है ना? कभी भी चाहो जितना भी आसान किसी भी स्पीड से वो गाड़ी को रोक सकते हैं, गाड़ी स्लिप नहीं करेगा। कितनी बात में यहाँ तक समझ में आया? फ्रिक्शन समझ में आया? फ्रिक्शन हम क्या बता रहे थे देर से, कि फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो मोशन के अगेंस्ट में रहता लगता है, लेकिन फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है हमारे मूवमेंट को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है ना? हमारे बॉडी के मूवमेंट को बैलेंस रखने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो फ्रिक्शन का हमारा एडवांटेज है, फ्रिक्शन के फायदे हैं। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन के नुकसान भी बहुत है। ठीक है, और देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कैरम बोर्ड खेला है आपने कभी? कैरम बोर्ड खेला होगा तो देखा होगा कि हम लोग कैरम बोर्ड खेलते, स्ट्राइकर मारते हैं, ऐसे टक टक चलते रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद स्ट्राइकर जो है ना चलता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर पाउडर डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं। जब पाउडर डाल देंगे तो फिर मारेंगे तो सट 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 मूव करता है। तो अभी क्या हुआ था कि स्ट्राइकर उतना अच्छे से नहीं चल रहा था, क्योंकि उसका फ्रिक्शन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से उसका मोशन जो है ना वो उतना नहीं हो पा रहा था, स्लो हो गया था। जब हम लोगों ने पाउडर डाल दिया तो फ्रिक्शन जो है ना कम हो गया। अब फ्रिक्शन जब कम हो गया तो स्ट्राइकर का और उसके गोटी का मूवमेंट जो है ना बहुत ईजी हो गया, आसानी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो एग्जाम्पल है जो बता रहे हैं, ये तो वो एग्जाम्पल है जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे सभी जगह किसी भी बॉडी का मूवमेंट जब होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होते हैं। अगर फ्रिक्शन होगा तब तो बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, कम होगा, तो बॉडी स्लिप करेगा, और जब बॉडी स्लिप करेगा तो फिर वो एक्सीडेंट होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, और फ्रिक्शन हमारे लिए एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। हमारे बॉडी को, मूविंग बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है। ठीक है ना? बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है वो हमारे लिए। कितनी बात समझ में आई? तो ये तो फ्रिक्शन का एडवांटेज है, फ्रिक्शन के फायदे हैं। फ्रिक्शन के फायदे हैं तो नुकसान भी है। ठीक है, फ्रिक्शन का फायदा है तो नुकसान भी है। जैसे नुकसान में क्या दे रखा है कि फ्रिक्शन का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो वियरिंग एंड टीयरिंग करता है। वियरिंग एंड टीयरिंग का क्या मतलब होता है? घिसना और टूटना, घिसता है और टूटता है। जैसे देखिए, हम लोग चप्पल पहन के, चप्पल तो जानते हैं, स्लीपर पहन के जब रोड पे पैदल चलेंगे तो बहुत तरह के लोग हैं अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो बहुत दफ़ा गरीब लोग हैं जिनको सैंडल पहन के घूमते हैं। घूमते क्या है, काम पे जाना है, काम से आना है, कहीं पे भी जाना है तो उनके पास सैंडल पे पहन के जाते हैं। साइकिल से चले गए या सैंडल पैदल ही जा रहे आ रहे हैं, तो उनके कुछ दिन के बाद क्या होता है, स्लीपर जो है ना नीचे से बहुत घिस जाता है। उनका ही नहीं बल्कि सबका ही घिस जाएगा। जो लोग भी पैदल चलेंगे उनके स्लीपर या जूते या चप्पल किसी भी तरह का हो, नीचे से वो घिस जाते हैं। तो ठीक है ना? तो वियरिंग एंड टीयरिंग होता है, यानी कि स्लीपर नीचे से घिस गया वो। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही घिसा है। जब बार बार पैर पैदल चलते हैं तो ज़मीन में बार बार रखते हैं, ज़मीन से और पैर में बार बार एक तरह का घिसता है, तो वो बार बार घिसते 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 एक दो महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद एकदम पतला हो जाता है और घिस जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे व्हीकल है, पहिए हैं। जैसे एक्सल, एक्सल नाम सुना है? एक्सल होता है, साइकिलों के अंदर ऐसे रॉड होता है और जिसमें पहिया लगा होता है, तो हम लोग ऐसे ऐसे पैडल मारते हैं और फिर साइकिल घूमता रहता है, और फिर साइकिल चलता रहता है चैन के थ्रू, चैन से लगा होता है। तो जैसे जैसे पैडल मारते हैं हम लोग, साइकिल चलते रहता है। ऐसे ही बाइक में भी होता है। तो वो जो लोहे का होता है ना, जो
कनेक्ट कर रखा है जो कनेक्ट कर रखा है उसको हम लोग एक्सेल कहते हैं। जब वो बार बार घूमता है साइकिल, तो कुछ दिन बाद जो ना एक्सेल जो ना कट जाता है, लोहा जो ना घिस जाता है, लोहा घिस के बिल्कुल कमजोर होता है, टूट भी जाता है। ठीक है, तो वो हमारा फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है, यानी कि वियरिंग एंड टियरिंग होता है। कितनी बात सुनी? तो जब फ्रिक्शन होगा तो उसका जो डिसएडवांटेज है वियरिंग टियरिंग। वियरिंग एंड टियरिंग से क्या होता है, किसी भी चीज़ की लाइफ जो है ना कम हो जाती है। जैसे मान लो हम स्लीपर की बात कर रहे थे, अगर हम लोग पैदल चलेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो स्लीपर बहुत जल्दी घिस जाएगा। लेकिन कम यूज़ करें या फिर हम लोग बाइक से या गाड़ी से चले, पैदल कम चलें तो कम घिसेगा, कुछ दिन तक ज़्यादा चल जाएंगे, वो कुछ ज़्यादा दिन तक वो चलेगा चप्पल। तो इस तरह से क्या हुआ कि वियरिंग एंड टियरिंग की वजह से किसी भी चीज़ का लाइफ जो है ना कम हो जाता है। कितनी बात में आगे चले हम लोग, तो फ्रिक्शन बताया क्या कि उसके होने से फायदे तो हैं, बैलेंस होता है, लेकिन नुकसान ये है कि ये वियरिंग एंड टियरिंग करता है और किसी भी चीज़ का लाइफ को कम कर देता है। जैसे आमतौर पे कहते हैं कि जो लोग गरीब लोग हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं, गरीब लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन जो ठीक ठाक होते हैं, थोड़ा ऊपर वाले का नेमत होता है, उनकी मेहनत होता है, तो वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी खिंच जाती है, थोड़ी लंबी उम्र जी जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? गरीब लोगों को क्या है ना कि बहुत दिन भर मेहनत करना, थोड़ी कमाई होती है, उसी से खाए पिए ज़िंदगी कुछ बसर करे, बचाए या बच्चों को बीमारी इलाज कराए, क्या कराए क्या ना कराए, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। कमाई भी कम होता है, टेंशन भी बहुत होता है, और अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज भी नहीं करा पाते सही से। और अब मान लो बुखार ही हो गया, तो बुखार हो जाएगा तो वो घर पे थोड़ी रुकेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे घर कैसे चलेगा, तो उसे काम पे जाएगा ही जाएगा, तबीयत खराब होगा तब भी जाएगा। लेकिन जो लोग ऊपर वाले का दिया हुआ है जिनके पास, वो अगर तबीयत खराब है तो आज छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास है, बैलेंस है, वो उससे गुजर हो सकता है। तो क्या बताया कि जिस तरह से टेंशन इंसान को, गरीबी इंसान को बहुत जल्दी मार देती है, ऐसी फ्रिक्शन भी किसी भी चीज़ के लाइफ को बहुत कम कर देती है। जैसे टायर ही है, ट्यूब एंड टायर, साइकिल का जो ट्यूब टायर होता है वो घिस जाता है, थोड़े दिनों में देखते हैं नया होता है तो कुछ और तरह का दिखता है, और जैसे जैसे कुछ दिन बीतते हैं वो घिस जाता है, बिल्कुल चिकना हो जाता है। ठीक है ना, और स्लिप करने लगता है। तो वो जो चिकना हुआ कैसे हो गया, वो फ्रिक्शन की वजह से हो गया वो। ठीक है, तो फ्रिक्शन का फायदेमंद भी होता है, फायदेमंद भी है फ्रिक्शन, और नुकसान भी करता है। तो फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं गुड इविल। फ्रिक्शन इज गुड इविल, फ्रिक्शन इज गुड इविल। ठीक है ना, इविल का मतलब होता है शैतान, गुड का मतलब अच्छा शैतान है, यानी कि फ्रिक्शन जो है शैतान तो है पर अच्छा है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि माइक्रोब जो होते हैं ना, बहुत सारे जो जितने भी हमारे बॉडी में डिजीज होते हैं, ज़्यादातर उसको उसका जो कॉज है बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उसकी वजह से हमें बीमारियां होती है ना। अगर वो हमारे बॉडी में आ जाता है तो वो हम उसकी वजह से हमारे बॉडी में बीमारी हो जाता है, ये हम लोग कहते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं हमारे बॉडी के अंदर, और वो हमारे बॉडी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो वो बैक्टीरिया तो है मगर फायदेमंद है वो हमारे लिए। ठीक है, उसका फायदा ज़्यादा है हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी में रहने से हमारे बॉडी को ज़्यादा फायदा है, तो उसको हम लोग गुड बैक्टीरिया बोलेंगे। यही तो कहेंगे कि वो गुड बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया है। ऐसे ही जो इविल तो है, इससे नुकसान तो होता है मगर फायदे भी बहुत होते हैं, तो इसलिए इसको गुड इविल बोलते हैं। कितनी बात समझ में आई? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का ये हमने बताया कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगता है, कैसा लगता है।
आगे हम लोग अभी और बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, मगर एक हमने आइडिया दिया कि फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है ना, किसको कहते हैं, क्या इम्पैक्ट है फ्रिक्शन का, वो हम बता रहे थे। अब दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे, हमने फ्रिक्शन का एक डेफिनेशन दिया, ये हमारा फ्रिक्शन का, एन अपोजिंग फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मूविंग बॉडी के अगेंस्ट में काम करता है उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे क्या बताया कि एक जैसे ये हमने दिखा रहे डायग्राम से कि एक बॉडी है, उसका वेट होता है mg, उसका नॉर्मल रिएक्शन r लगता है, एक एक्सटर्नल फोर्स ये पुलिंग फोर्स लग रहा है, तो जब ये मूव करेगा तो इसके सरफेस जो कांटेक्ट में है उसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है या बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन जो है बॉडी के, जब भी कभी बॉडी मूव कर रहा है तो उसका जो है डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का, वो मोशन के अपोजिट में होता है। फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स होता है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है तो ये भी एक फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोशन के अगेंस्ट में लग रहा है। कितनी बात सुन में? आगे चले, यहाँ पे और थोड़े से टर्म दे रखा है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन जो है, आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है बेसिकली कैसे फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन जो है किस वजह से काम करता है, फ्रिक्शन कहाँ से आता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन बताने जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। अगला जो टॉपिक दे रखा है कॉज ऑफ फ्रिक्शन, और कंसेप्ट भी ले सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या बताए इसमें फ्रिक्शन कैसे होता है, तो इसमें बताया क्या कि इसमें दो तरह के कंसेप्ट चलते हैं फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन क्यों होता है। इसमें दो कंसेप्ट दे रखे हैं, एक दे रखा ओल्ड कंसेप्ट, एक दे रखा न्यू कंसेप्ट, ठीक है। तो हम ये दोनों डिस्कस करते हैं आज के लिए फ्रिक्शन पे, ठीक है। ओल्ड कंसेप्ट फ्रिक्शन का और न्यू कंसेप्ट है न्यू कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है, ये एक हमारा बॉडी है नीचे का, और इसके ऊपर जो है ना ये एक दूसरा बॉडी है, ठीक है। यानी एक बॉडी ऐसे जो नीचे रखा हुआ है और दूसरी बॉडी, जैसे हमने ये किताब रखा टेबल पे, तो ये मान लो ये टेबल है, ये इसके ऊपर बुक पड़े हुए हैं, ठीक है। ये टेबल और ये बुक है और ये इसका अपर सरफेस है। तो एक कंसेप्ट ये बताता है कि जो अपर सरफेस है किसी भी बॉडी का वो रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस जो होता है वो उसके अंदर जो है ना सरफेस जो है ना ग्रोव लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ऊपर नीचे ग्रूव्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ग्रूव्स, ठीक है ना। ये गड्ढे होते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला सरफेस है उसके अंदर भी ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी एक चीज़ को किसी दूसरे सरफेस पे रखेंगे तो ये ग्रूव जो है ना एक इंटरलॉक टाइप का हो जाता है, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में जाके लॉक टाइप के हो जाते हैं। कितनी बात सुन में? जैसे ये हमारा एक, मान लो हम लोगों ने ऐसे बना लिया, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा रहे हैं हम, और ये जो है ना दूसरी बॉडी है उसका भी ग्रुप्स ऐसे हम लोगों ने दिखा दिया, ये हमारा दिखा रखा है। अब जैसे ये जो ना ग्रुप्स इंटरलॉक हो गया है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक कर दिए। अब अगर इसको मूव कराना चाहते हैं, इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो है ना इधर जब जाएगा तो ये रुकने लगेगा, इसकी वजह से रोक एक तरह का रुकावट होगा, ठीक है ना, ये रोकेगा इसको। कितनी बात सुनिए, तो इसके रुकने की वजह से एक तरह का अपोजिंग फोर्स लगने की वजह से एक तरह का
डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये आसानी से मूव नहीं कर सकता है, और यही हमको बोलता है कि फ्रिक्शन है, इसी को कहते हैं फ्रिक्शन है। तो ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से क्या बताया कि द सरफेस ऑफ द बॉडी आर नॉट स्मूथ, they are rough surface, they have rough surface, and the rough surface, the structure of rough surface is like grooves. Grooves means somewhere it is high depression, high and depression, यानी ऊपर नीचे गड्ढे ऊपर नीचे होते हैं। तो जब ये ऊपर नीचे होते हैं तो वो जो दूसरे बॉडी का भी वही हाल होता है, तो वो दोनों लॉक की तरह इंटरलॉक कर जाते हैं और फिर इसको चलने में परेशानी होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओल्ड कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। कितनी बात सुन में। न्यू कंसेप्ट में क्या बताया कि न्यू कंसेप्ट बताया कि मान लो ये एक सरफेस है हमारा और ये दूसरा सरफेस है, ये एक दूसरा सरफेस है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है। कितनी बात सुन में। एक सरफेस तो नीचे वाला है, एक सरफेस ऊपर वाला है, इस पे रखा हुआ है। हम ग्रुप्स को हटा देते हैं तो क्या बताया कि जो कोई भी नीचे वाला सरफेस है वो एटम से बना होता है। किससे बना होता है? एटम से बना होता है। तो एटम से बना होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये दोनों एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस रखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रोटॉन, दूसरे का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसका प्रोटॉन आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो जो सरफेस है, जो टच में सरफेस है, कांटेक्ट में जो सरफेस है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से वो एक तरह का बॉन्ड बना लेते हैं, और उसको अगर हमें मूव करना है तो पहले उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर हम मूव कराना चाहते हैं तो जितना उन दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब जाके वो सरफेस फ्री होगा, और उससे ज़्यादा लगाएंगे तो वो मूव करना शुरू करेगा। ठीक है। तो ये कॉज ऑफ फ्रिक्शन बताते हैं ओल्ड के हिसाब से कि द नेचर ऑफ सरफेस इज नॉट स्मूथ, इट इज ग्रोव लाइक स्ट्रक्चर एंड दे इंटरलॉक टू ईच अदर, सो इट अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे चलने पे अपोज करते हैं। ओल्ड कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट के हिसाब से बताया क्या, द अपर सरफेस एंड द आउटर सरफेस आर मेड ऑफ एटम, atom has electron and proton, so each atom, proton, electron, proton attract to each other, and there is one electrostatic force between the two surfaces, and due to this electrostatic force the body cannot easily move. We have to apply large amount of force to move the body. कितनी बात समझ। तो ये एक नया कंसेप्ट दिया फ्रिक्शन का। कितनी बात समझ। फ्रिक्शन को आगे हम लोग बताएंगे। आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, आज यहीं पे रहने देते हैं, कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे क्या चीज़ लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग ऑफ कई सारे टर्म्स हैं, तो लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन वगैरह सब आएगा तो हम बताएंगे इसको। आज यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। ठीक है ना।